गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम करंट अफेयर्स की क्लास मॉडल टेनेंसी एक्ट से शुरू करेंगे, यानी मॉडल किराएदारी कानून से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 जून 2021 को 2 जून 2021 को इस कानून को मंजूरी दी, जिसका नाम है मॉडल टेनेंसी एक्ट या मॉडल किराएदारी कानून। इसमें जो प्रमुख बातें हैं उसको हम देख लेते हैं, क्योंकि इसके जो प्रमुख बात है उस पर प्रश्न बन सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि जो राज्य होंगे, क्योंकि यह कानून केंद्रीय स्तर पर बनेगा, लेकिन राज्यों को अपने हिसाब से इसे लागू करने की आज़ादी दी गई है। राज्य जो होंगे वो अपने हिसाब से लागू कर सकते हैं, मतलब राज्य को स्वायत्तता दी गई है। राज्य को लागू करने की स्वायत्तता प्रदान की गई। ठीक है, ये कानून केंद्रीय स्तर पे आएगा, लेकिन राज्यों को इसके लिए स्वतंत्रता दी गई है। नए कानून के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति बिना किसी लिखित समझौता के, यानी रिटन में एग्रीमेंट होगा, ठीक है, बिना किसी लिखित समझौता के प्रॉपर्टी को ना तो किराया पर दे सकेगा और ना ही ले सकेगा। यानी बिना रिटन समझौता के, मौखिक समझौता के कोई प्रॉपर्टी की लेन देन नहीं होगी। किराए पे नहीं, न लिया जाएगा न दिया जाएगा मौखिक तरीके से। उसके लिए रिटन में ही समझौता या रिटन में ही एग्रीमेंट हो सकता है। और वो जो रिटन समझौता है यह रेंट अथॉरिटी के सामने जमा किया जाएगा। रेंट अथॉरिटी के सामने जमा किया जाएगा। यानी ये जो रिटेन समझौता होगा वो उसके लिए एक डिपार्टमेंट बनाया जाएगा जिसका नाम रेंट अथॉरिटी होगा, और यहीं पे यह रिटेन समझौता जमा किया जाएगा। यानी अब जो कानून आया है उस कानून में मौखिक कुछ भी नहीं है, सब रिटेन में होगा। इसके कई लाभ भी हैं और लाभ को हम देखेंगे। इससे जो रेंट पे देने वाला है मालिक, उसको भी फ़ायदा है, और जो रेंट पे लेने वाला है उसको भी फ़ायदा है। और इससे, इस कानून से सबसे बड़ा अच्छा बात यह है, या इसका फ़ायदा ये है कि इससे जो कानूनी विवाद है, कई तरह के कानूनी विवाद मौखिक तरीके से जब रेंट दिया जाता है तो हो जाता है, वो उससे बचा जा सकता है। यानी इस तरीके से ट्रिब्यूनल का या कोर्ट का काम के बोझ को इस फील्ड में कम किया जाएगा। ठीक है, अब यह कानून जो है, इसकी खास बात यह है कि यह ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में दोनों जगह लागू होगा। केवल शहरी क्षेत्र में ही नहीं लागू होगा, ये दोनों जगह लागू होगा। ये पॉइंट याद रखिएगा। कई बार इस पे जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो 2-3 पॉइंट दे देगा, पूछेगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इस तरह के प्रश्नों के लिए दिक्कत आने लगती है। इसीलिए इसको बेहतर ढंग से समझ लेने पे, और इस तरह के क्वेश्चन अब पीसीएस में पूछे जाने लगे हैं, तो इसको ध्यान से देखने की ज़रूरत है। ठीक है, यह जो कानून है वह शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों पर लागू होगा, और इसमें जो किराए की राशि है उसको लेकर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया। मतलब मकान मालिक और जो रेंटर है वो दोनों आपस में किराए की राशि को तय कर सकते हैं। ठीक है, यह कानून किराएदार और मकान मालिक दोनों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करेगा। दोनों का मतलब मकान मालिक और किराए दोनों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करेगा। ठीक है, और साथ ही साथ इससे ये फ़ायदा हो सकता है, इस कानून को मंजूरी देने के पीछे सरकार का मकसद ये भी है कि उसका मानना है कि लगभग 1 करोड़ खाली पड़े घरों को किराए पर दिया जा सकता है, जो कि इस तरह के उलझाऊ कानूनों के चलते पहले से फंसे पड़े। तो अगर एक लिखित में बेहतर टेनेंसी एक्ट आ जाता है, जिससे पारदर्शिता आ जाएगी इस फील्ड में, किराए देने और लेने के क्षेत्र में, इससे इस तरह के पेच में फंसे हुए बहुत सारे मकानों को आसानी से किराए पर दिया जा सकता है। और सरकार का यह अनुमान है कि लगभग 1 करोड़ मकान किराए पे दिए जा सकते हैं इस तरह के कानून के आ जाने के बाद। ठीक है, एक चीज़ इसमें और महत्वपूर्ण है कि कानून के तहत जो आवासीय प्रॉपर्टी होगा,
जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होगा वो 2 महीने के लिए वहाँ सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी होगी, और जो वाणिज्यिक या कमर्शियल प्रॉपर्टी होगा उसके लिए, आवासीय प्रॉपर्टी के लिए 2 महीने की सिक्योरिटी जमा करना होगा, और वाणिज्यिक के लिए 6 महीने का सिक्योरिटी जमा करना होगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना होगा। तो इस तरीके से इसमें कुछ नियम बना दिए गए हैं जिसको लेके किसी तरह का मतभेद ना हो, किसी तरह के अपारदर्शिता ना हो, और अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह के कानून या सिक्योरिटी को लेके या किसी भी तरह के लेके इस तरह के भेदभाव ना हो या एक असंगति ना आए। ठीक है, इसलिए यह एक निश्चित कानून का स्वरूप दिया जा रहा है। ठीक है, इस नए जो इसमें आवासीय जो प्रॉपर्टी होगा उसके लिए 2 महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होगा, और वाणिज्यिक जो प्रॉपर्टी होगा उसके लिए 6 महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होगा। किसके लिए? किराए पर लेने के लिए। ठीक है, राज्य सरकार किराए के प्रॉपर्टी को लेकर किसी विवाद के शीघ्र समाधान के लिए रेंट कोर्ट या रेंट ट्रिब्यूनल का गठन कर सकती है। ठीक है, यह राज्यों के ऊपर है कि रेंट कोर्ट या ट्रिब्यूनल का गठन कर सकती है, ताकि इससे जुड़े हुए जो भी विवाद हो उसको यहाँ सुलझाया जा सके। और यह लगभग डिप्टी कलेक्टर के रैंक या उसके समकक्ष रैंक के अधिकारी के अंतर्गत या अधिकारी के द्वारा इसका नेतृत्व किया जाएगा। एसडीएम स्तर के अधिकारी के द्वारा नेतृत्व प्रदान किया जाएगा। ठीक है, ये हमें याद रखना है। इस तरह के 3-4 अलग अलग ऑप्शन देके पूछा जा सकता है कि कौन सा इस किराएदारी कानून का पार्ट है और कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इसको हम अगर थोड़ा सा बेहतर ढंग से समझ लें तो यह हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है, नए कानून से किराए पर दी जाने वाली प्रॉपर्टी में तेज़ी आ जाएगी, क्योंकि यह पारदर्शिता को बढ़ावा देगा। इस तरह के फील्ड के लिए जो कानून बनेगा वो पारदर्शिता को बढ़ावा देगा, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देगा, इसलिए मतभेद के चांस कम होंगे। इसीलिए सरकार का ऐसा मानना है कि यह नए तरह का जो कानून की मंजूरी दी गई है इससे प्रॉपर्टी के मामले में तेज़ी आएगी, और इसका उद्देश्य क्या है कि सभी आय वर्ग के लोगों को आवास उपलब्ध कराया जा सके। क्यों? क्योंकि सरकार का ये भी मानना है कि लगभग 1 करोड़ जो घर हैं किसी न किसी कारण से उलझे पड़े हुए हैं, वो किराए पे रेंट पे आ सकते हैं, जिससे कि हर वर्ग के लोगों को आसानी से आवास उपलब्ध कराया जा सकता है। हाँ, एक चीज़ और है कि जब किसी भी कारण से किराएदार या मकान मालिक के बीच विवाद होता है तो वह तय सीमा अवधि यानी फिक्स टाइम के बीच, फिक्स टाइम में उसको सुलझाया जाएगा। और वो फिक्स टाइम क्या होगा? 60 दिन का होगा। वो फिक्स टाइम 60 दिन का होगा। किसी भी विवाद या डिस्प्यूट के कंडीशन में जो कि मकान मालिक और किराएदार के बीच होता है, तो उस फिक्स टाइम 60 दिन के अंदर सुलझाए जाने की व्यवस्था की गई है। और वो कहाँ सुलझाया जाएगा? रेंट कोर्ट ट्रिब्यूनल में, जो कि एक एसडीएम या एसडीएम स्तर के किसी अधिकारी के द्वारा इसका नेतृत्व किया। ठीक है, किराएदार को प्रॉपर्टी को किसी और को किराए पे देने से पहले मकान मालिक से अनुमति लेनी होगी। मतलब क्या है कि अगर कोई मकान मालिक है वो किसी और को किराए पे देता है, तो उसका जो किराएदार है वो और किसी को किराए पे देने, उसी प्रॉपर्टी को देना है, तो उसको पहले मकान मालिक से अनुमति लेनी होगी, उसको परमिशन लेना होगा। वो बिना परमिशन के किसी और को रेंट पे नहीं दे सकता है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, उस प्रॉपर्टी में किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन संबंधी जो कंस्ट्रक्शन या निर्माण संबंधी जो बदलाव है वो बिना मकान मालिक के, निर्माण संबंधी जो बदलाव है बिना मकान मालिक के उसको नहीं करा सकता। ठीक है, यानी किराएदार के पास जो राइट है वो लिमिटेड है। एक किराएदार उस प्रॉपर्टी को बिना मकान मालिक की अनुमति के किसी और को प्रॉपर्टी पे नहीं दे सकता। दूसरा, उस प्रॉपर्टी में किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन संबंधी बदलाव नहीं कर सकता बिना मकान मालिक के अनुमति के। और विवाद की स्थिति में किराएदार को किराया देना होगा। ठीक है, इस दौरान उसे प्रॉपर्टी खाली करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन किराया, उसका रेंट आपको भरते रहना है।
ठीक है। और किसी भी बड़ी घटना की स्थिति में मकान मालिक को किराएदार को अपना घर या प्रॉपर्टी खाली कराने से 1 महीना पहले, 1 महीना पहले बताना होगा, या 1 महीना पहले उसे अनुमति देनी होगी। 1 महीना और वो रह सकता है उस दौरान, जब उसको जब उसको प्रॉपर्टी खाली करने की बात की जाए। तो यही कुछ मुख्य बातें थी इस कानून से जुड़ी हुई, जिस पे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि रेंट कोड क्या है, ट्रिब्यूनल क्या है, और इसका नेतृत्व कौन करेगा, ये कैसे काम करेगा, फिक्स टाइम पीरियड में कैसे इसके से जुड़े हुए डिस्प्यूट को जो 60 दिन का है वो ख़त्म करने की बात की गई है। तो बहुत सारे चीज़ों को लेकर ट्रांसपेरेंसी बरती गई है, और उसी ट्रांसपेरेंसी को ध्यान में रखकर सरकार को ऐसा विश्वास है कि इससे क्या होगा, इस किराए के जो बिजनेस है या सॉल्यूशंस है ये बढ़ेंगे, और इससे क्या होगा, लगभग 1 करोड़ मकान जो सरकार का एक अनुमान है कि ये किराए पे दिए जा सकेंगे, लिए जा सकेंगे, जिससे क्या है, एक सभी वर्ग के लोगों को आवास की उपलब्धता संभव हो पाएगी। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वह है फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर। यह फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर एक तरह का समझिए कि स्वास्थ्य को लेके या स्वास्थ्य में सुधार को लेके एक तरह की पहल है। यानी यह क्या है कि लोगों को प्रकृति से सीधे संपर्क में लाकर उसे स्वस्थ बनाने की एक जो कंसेप्ट है, जो अवधारणा है, उसी को ध्यान में रख के देश में सबसे पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर जो है, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है, रानीखेत में किया गया है। रानीखेत में किया गया है। यह रानीखेत कहाँ है, यह रानीखेत उत्तराखंड में, उत्तराखंड राज्य में रानीखेत है। रानीखेत में भी एक जगह है जिसका नाम है कालिका, वहीं पे यह फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि प्रकृति के संपर्क में ला के लोगों को स्वस्थ बनाने की अवधारणा पे इस हीलिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया है। मतलब नेचर और प्रकृति के सानिध्य में मनुष्य को लाना, ताकि वो प्रकृति के इम्पोर्टेंस को भी समझ सके और प्रकृति से कैसे ठीक हुआ जा सके उसको भी समझ सके। तनावग्रस्त लोगों को तनाव से बाहर निकालने का यह एक पहल है। यह इसका उद्देश्य इस तरह का है कि तनावग्रस्त लोगों को तनाव से बाहर निकाला जा सके। इस तरह के सेंटर पे इस तरह के नेचुरल तरीके से इलाज किया जाएगा। लगभग 13 एकड़ में यह हीलिंग सेंटर को बनाया गया है। ठीक है, और उत्तराखंड वन विभाग की अनुसंधान शाखा ने एक वन स्नान का एक जापानी तरीका होता है, वन स्नान एक जापानी तरीका होता है। जापानी लोग इस तरीके का यूज करते हैं, जिसको जापानी में शिनरिन योकू कहा जाता है, शिनरिन योकू। इसी से प्रेरणा लेके इस फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर को बनाया गया। ठीक है, जिसमें वन स्नान जैसा कंसेप्ट होता है, जो जापानी लोग इस तरीके से, यानी यह प्रकृति के संपर्क में लाके लोगों को, अवसादग्रस्त लोगों को या इस तरह के लोगों को ठीक करने की विधि है। ठीक है, और इसी को लेके पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर कहाँ पे, उत्तराखंड के रानीखेत के कालिका में उद्घाटन इसका किया गया है। और यह किसके द्वारा, उत्तराखंड वन विभाग के अनुसंधान शाखा के द्वारा यह काम किया गया है। ठीक है, वन विभाग की अनुसंधान शाखा द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। इस पर जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो सीधे सीधे ये पूछेंगे जाएंगे कि फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है। ठीक है, या किस के द्वारा स्थापित किया गया है, तो उत्तराखंड वन विभाग के अनुसंधान शाखा रिसर्च ब्रांच के द्वारा इसको स्थापित किया गया है। और वन स्नान विधि जो है शिनरिक योकू, ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, लेकिन ये पूछे जाने की संभावना कम है। यही पूछा जाएगा कि कहाँ स्थापित किया गया है। तो इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, आपको इसको याद रखना है। ठीक है, अब अगला टॉपिक है कि विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज कहाँ बनाया गया।
सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज। देखिए, जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के चिनाब नदी पे विश्व का सबसे ऊंचा आर्क रेलवे पुल का निर्माण भारतीय इंजीनियरों ने किया है। ठीक है, कहाँ पे? सबसे पहले ये याद रखना कहाँ किया गया है, तो जम्मू कश्मीर में किया गया है। कहाँ? रियासी जिला, रियासी जिला जम्मू कश्मीर में किया गया। किस नदी पे किया गया है? चिनाब नदी पे। ये ऐसे ही प्रश्न इस पे बन सकता है कि सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज किस नदी पे? तो चिनाब नदी पे। किस जिले में? रियासी में। कहाँ पे? केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर। यह क्या हो गया? अब यूटी हो चुका है, ये आप लोग को पता है, तो ये आपको याद रखना। ठीक है, यह पुल अपने निर्माण के अभी अंतिम चरण में। ठीक है, और इसके साथ ही यह भारत में अब तक का सबसे बड़ा रेलवे प्रोजेक्ट होगा। ठीक है, ये इस पुल की जो लंबाई है वो 1315 मीटर है, मतलब 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा, यानी 1.3 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई है वो ऊंचाई जो है, ऊंचाई भी बहुत ज़्यादा है, या 359 मीटर है। अभी आपको बताएंगे कि इसकी ऊंचाई कितनी ज़्यादा है। और यह 359 मीटर इतनी ऊंची है कि पेरिस का जो एफिल टावर है उससे भी यह 35 मीटर अधिक है। मतलब पेरिस का जो एफिल टावर है, जो बहुत ऊंचा दिखता है, आप लोग कई बार फोटो में, फेसबुक पे या न्यूज़ में देखते रहते होंगे, उस एफिल टावर से भी यह 35 मीटर ऊंचा है। यानी सोच लीजिए कितना ऊंचा है। और यह आर्क ब्रिज है, ऐसे बना हुआ। आर्क ऐसे ही बनता है ना, ऐसे ही बना हुआ ब्रिज है। ठीक है, इसीलिए इसको आर्क ब्रिज नाम दिया गया। ठीक है, तो इस ब्रिज की लंबाई 13 से 15 मीटर यानी 1.3 किलोमीटर है, और इसकी ऊंचाई 359 मीटर यानी पेरिस के एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। यह ब्रिज एक तरफ से पिलर की ऊंचाई, इस ब्रिज के एक तरफ लगे जो पिलर है उसकी ऊंचाई 131 मीटर है। ठीक है, और इस पुल का निर्माण कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। तो ये 3-4 पॉइंट जो है इस पर जुड़ा हुआ है और महत्वपूर्ण है। एक, यह कहाँ किया गया, किस स्टेट, किस डिस्ट्रिक्ट और किस नदी पे किया गया है, ये भी हमको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ यह किस कंपनी के द्वारा, तो कौन कौन रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा यह किया गया है, ये हमें याद रखना है। ठीक है, यह रेलवे आर्क ब्रिज जो है वो यह रेलवे आर्क ब्रिज जो है वो 111 किलोमीटर उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक परियोजना का एक हिस्सा है। यानी यह, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य कश्मीर घाटी को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ना, या रेलवे लाइन के माध्यम से देश के बाकी हिस्सों से जोड़ना। तो यह किस लिंक परियोजना का हिस्सा है? यह उधमपुर, ठीक है, श्रीनगर प्लस बारामूला रेलवे परियोजना या रेल लिंक परियोजना, लिंक परियोजना का हिस्सा है, जो कि 1 से 11 किलोमीटर लंबा है। इसका क्या उद्देश्य है कि कश्मीर घाटी को
रेल के माध्यम से, रेल लाइन के माध्यम से देश के बाकी हिस्सों से जोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिस पे पूछा जा सकता है कि देश का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज, रेलवे आर्क ब्रिज कहाँ बनाया गया है या वह किस रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। तो यह उधमपुर श्रीनगर बारामूला लिंक परियोजना, रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है, ये आपको याद रखना। ठीक है, यह इसकी एक दो और खासियत जान लेते हैं कि यह एक तो अर्धचंद्राकार है, जो कि मैंने आपको बताया है कि यह ऐसे है, आर्क ऐसे ही होता है, अर्धचंद्राकार है। और इसकी खासियत क्या है कि यह 7 हेक्टेयर तक के या 7 से अधिक तीव्रता वाले, या 7 से अधिक तीव्रता वाले भूकंप को भी सहन कर सकता है। यानी यह काफ़ी मजबूत भूकंप के दृष्टि से बनाया जा रहा है। और दूसरा चीज़ कि घाटी है तो बहुत तेज़ हवाएं भी चलती होंगी, तो लगभग 266 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चलने वाले वायु के थपेड़े को भी या के गति का भी सामना कर सकता है। और ये इसकी स्पीड, इस रेल परियोजना की स्पीड लगभग 100 किलोमीटर प्रति आवर हो सकती है। ठीक है, तो ये इतना मजबूत तरीके से इसको बनाया गया है। दूसरा, इस पर वार्निंग सिस्टम भी लगाया गया है। ठीक है, अगर कोई रेल परियोजना के बीच या रेलवे ट्रैक में किसी तरह का प्रॉब्लम आता है तो वो सेंसर के थ्रू इस खराबी को जानकारी दे सकता है। और इसके साथ ही साथ इससे इसको रोपवे लिफ्ट की सुविधा भी दी गई है, रोपवे लिफ्ट की सुविधा भी दी गई है, सुविधा भी इसको दी गई है। यानी इसमें वार्निंग सिस्टम भी लगाया गया है कि किसी तरह के खराबी आने पर सेंसर के थ्रू इसको पता चल सके। रोपवे लिफ्ट सुविधा भी दी गई है। 7 रिक्टर स्केल पे 7 और 7 से ज़्यादा तीव्रता के जो भूकंप है उसको झेल सकता है और लगभग 266 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से चलने वाली हवाओं का सामना भी कर सकता है। और इसकी स्पीड, इस पर स्पीड जो है रेलवे की ट्रेनों की, वो 100 किलोमीटर से ऊपर तक हो सकती है। तो इस तरीके से ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है जो लगभग 1400 करोड़ का प्रोजेक्ट है और इसको बहुत ही बेहतर ढंग से बनाया गया है। आप जान ही लिए कि इसके टेक्नोलॉजी में कितना काम किया गया है, कितना महत्वपूर्ण है, इसीलिए यह चर्चा में है और इस पर प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। हो सकता है कि इस पर ईजी ही कोई प्रश्न पूछा जा सके, लेकिन जब इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं तो इसके एक एक पहलू को कवर कर लेते हैं कि कहीं कुछ टफ क्वेश्चन इसे बना दिया, ऐसा ना हो कि गलत हो जाए या छूट जाए। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक है वो टॉपिक है ईजी ऑफ लिविंग इंडेक्स, ईजी ऑफ लिविंग इंडेक्स। ठीक है, 2020। यह जो इंडेक्स है यह केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा इस लिस्ट को इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। ठीक है, इसको शॉर्टकट में EOLI भी बोलते हैं, ईजी ऑफ लिविंग इंडेक्स। ठीक है, इस इंडेक्स में शहरों में जीवन की गुणवत्ता, आर्थिक क्षमता और स्थिरता के लिए 11 श्रेणियों में, ठीक है, या 11 श्रेणियों के साथ भारतीय नागरिकों की जीवन की सुगमता का मापन किया जाता है। ठीक है, यानी 13 तरह के कैटेगरी, श्रेणी को आधार बना के या मापदंड बना के, ठीक है, जीवन की गुणवत्ता, आर्थिक क्षमता और स्थिरता के लिए इसका 13 तरह के श्रेणी का प्रयोग किया जाता है। और इसके आधार पे शहरी क्षेत्रों में भारतीय नागरिकों के जीवन की सुगमता के बारे में मापन किया जाता है, मेजर किया जाता है और उसी के आधार पे एक इंडेक्स तैयार किया जाता है। सूचकांक में शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, आश्रय, फिर जल, सफाई, स्वच्छता,
इस तरह के रक्षा, सुरक्षा, मनोरंजन, आर्थिक विकास का स्तर, आर्थिक अवसर, पर्यावरण, इस तरह के जो पैरामीटर है, इस पैरामीटर का मापन किया जाता है और इसी को ध्यान में रख के नागरिकों की सुगमता के जीवन, जो शहरी क्षेत्रों में जीवन सुगमता है नागरिकों का, उसका मापन किया जाता है और उसी के आधार पर केंद्रीय आवासन और शहरी मंत्रालय के द्वारा इसका एक इंडेक्स तैयार किया जाता है। ठीक है, और इसी इंडेक्स पे को इस शहरी मंत्रालय ने जारी किया है। तो हमें ये याद रखना है कि ये सबसे पहले इस पे जो सवाल बन सकते हैं वो यही बन सकते हैं कि इस पे क्या किस मंत्रालय के द्वारा यह जारी किया जाता है। तो अब आइए जो इंडेक्स जारी किया गया है शहरों के जीवन की सुगमता को लेकर, उसमें हम देख लेते हैं। 10 लाख से अधिक आबादी, 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में सबसे पहला शहर जो बढ़िया प्रदर्शन किया है, श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, वह है बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु ने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है। उसके बाद आता है पुणे, अहमदाबाद, फिर पुणे, अहमदाबाद, जिसने इस इंडेक्स में टॉप 3 रैंक होल्ड किया, जिसने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले। इसमें चेन्नई भी चौथे नंबर पे आता है, सूरत 5वें नंबर पे आता है। इस तरह से ये लिस्ट जारी की गई है, लेकिन टॉप 3 को आपको याद रखना है, इसी पे प्रश्न बन सकते हैं। और अगर 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों की बात की जाए तो उसमें शिमला को शीर्ष स्थान दिया गया है, फिर भुवनेश्वर और सिलवासा। दस लाख से कम वाले में किसको शामिल किया गया? सबसे प्रदर्शन किया है शिमला ने, फिर दूसरे पे भुवनेश्वर ने, और तीसरे पे सिलवासा ने। वासा शहरों को शामिल किया गया, यानी 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में बेंगलुरु 1 नंबर पे है, दूसरे नंबर पे पुणे है और तीसरे नंबर पे अहमदाबाद है। 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में शिमला, भुवनेश्वर, सिलवासा, ये टॉप 3 के शहर हैं जहां इसका सबसे प्रदर्शन इन्होंने किया। अगर इसी के साथ साथ एक चीज़ और जान लेते हैं कि नगर पालिका के कार्य प्रदर्शन को लेकर भी सूचकांक जारी किया गया है। नगर पालिका के परफॉर्मेंस को लेके भी एक इंडेक्स जारी किया गया है, उनके काम के प्रदर्शन को लेके एक इंडेक्स जारी किया गया है। उस इंडेक्स को भी हम यही देख लेते हैं, ताकि एक तो शहरों वाला हमने देख लिया कि 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले, 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में कौन कौन रैंकिंग है और किन है। इस सूचकांक को भी केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा इसको जारी किया गया है। इसके मंत्री कौन है? इसके मंत्री है हरदीप पुरी। इन्होंने ही मार्च के महीने में नगर पालिका और यह ईजी ऑफ लिविंग इंडेक्स को जारी किया था। ठीक है, तो नगर पालिका सूचकांक में, ठीक है, इस सूचकांक जो है भारतीय नगर पालिकाओं के निर्धारित कार्यों के प्रदर्शन का आकलन करता है और उसका विश्लेषण करता है। इस सूचकांक में 1 से 11 नगर पालिका को, देश के 11 नगर पालिका को शामिल किया गया और उसके आधार पर इस इंडेक्स को तैयार किया गया है। ठीक है, तो इसी पे प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि जो नगर पालिका इंडेक्स तैयार किया गया है आवासन मंत्रालय के द्वारा, उसमें बेहतर प्रदर्शन किसके द्वारा किया गया। ठीक है, इसमें 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगर पालिका की श्रेणी में इंदौर ने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया गया। 10 लाख से अधिक आबादी वाले में सबसे बेहतर प्रदर्शन इंदौर ने किया, इंदौर नगर पालिका ने किया। ठीक है,
उसके बाद सूरत और भोपाल ने किया, सूरत और तीसरे नंबर पे भोपाल ने किया। तो नगर पालिका से जुड़ा हुआ जो इंडेक्स है उसमें ये आपको याद रखना है, ये पूछा जा सकता है, या इसके अलावा कुछ पूछा जाएगा तो ये पूछा जा सकता है कि यह रिपोर्ट या इंडेक्स किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना, अगर 10 लाख से कम की बात की जाए, सॉरी 10 लाख से कम आबादी वाले अगर शहरों की बात की जाए तो इसमें हम देख सकते हैं कि नई दिल्ली नगर पालिका परिषद शीर्ष स्थान पे, और उसके बाद तिरुपति, फिर गांधीनगर आता है। नई दिल्ली नगर पालिका पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पे तिरुपति, और तीसरे स्थान पे कौन है? तीसरे स्थान पे है गांधीनगर, यानी गुजरात की राजधानी। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और इस तरह के प्रश्न कन्फ्यूजन भी क्रिएट करते हैं। टॉप 3 शहरों के नाम हमेशा याद रखना है, केवल फर्स्ट रैंक वाले शहर को ही नहीं याद रखना है, क्योंकि टॉप 3 में कई बार ऐसा पूछा जा सकता है कि 3 शहर क्रम से सजाए, तो उसमें कन्फ्यूजन होता है, गलती होती है। और आप जानते हैं पीटी का एग्ज़ाम नॉलेज से ज़्यादा एलिमिनेशन मेथड को फॉलो करता है, मतलब कि आपके नॉलेज चेक से ज़्यादा एलिमिनेशन मेथड कि कैसे लोगों को बाहर किया जाए, इस पे काम करता है। तो इस तरह की चीज़ों से गलती नहीं करनी है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो बेसिकली गर्भपात से जुड़ा हुआ है, चिकित्सकीय गर्भपात संशोधन विधेयक, यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल 2021। ठीक है, संशोधन विधेयक, संशोधन विधेयक 2020। ठीक है, इसको मार्च के महीने में इसको पारित किया गया। इस विधेयक में गर्भपात से जुड़े हुए कानूनों को समय के साथ संशोधित करके या समय के मेडिकल ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए इसमें संशोधन किया गया है। मतलब समय की गतिशीलता को, ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए इस तरह के कानून में संशोधन किया गया है। इस विधेयक में जो मूल बातें हैं वो जान लेते हैं, जिस पे प्रश्न बन सकता है। इस विधेयक में 24 सप्ताह तक के भ्रूण के गर्भपात की अनुमति दी गई। 24 सप्ताह तक के या 24 वीक तक के भ्रूण के गर्भपात की अनुमति दी गई है। ठीक है, इसमें महिला की निजता का सम्मान करने और प्रक्रिया को गोपनीय रखने का या सुनिश्चित करने का प्रावधान भी किया गया। यानी महिला, जो महिला से जुड़ा हुआ गर्भपात का कानून होगा, उसमें यह एश्योर करने की कोशिश की गई है कि जो महिला इस कानून से जुड़ी होगी, क्या प्राइवेसी को मेंटेन किया जाएगा। ठीक है, और जो भी प्रोसेस अपनाया जाएगा वो भी प्राइवेट तरीके से या गोपनीय तरीके से अपनाया जाएगा। ठीक है, वर्तमान में यदि गर्भपात धारण करने के 12 सप्ताह के भीतर यह किया जाता है तो गर्भपात के लिए एक डॉक्टर की सलाह की आवश्यकता होती है, और यदि यह 12 से 20 सप्ताह के अंदर किया जाता है तो 2 जो रजिस्टर्ड चिकित्सक है या डॉक्टर है उसकी सलाह की ज़रूरत होती है। अभी जो वर्तमान में कानून था, लेकिन संशोधन कानूनों में के माध्यम से इसको चेंज किया गया। ठीक है, जो इस कानून के आने से पहले जो प्रावधान था या प्रोविज़न था, उस प्रोविज़न में क्या था कि अगर गर्भपात कराना है तो अगर गर्भ 12 सप्ताह तक का है तो उसके लिए एक डॉक्टर के सलाह या सजेशन के आधार पे गर्भपात कराया जा सकता था, और 12 से 20 सप्ताह का अगर गर्भ है तो 2 रजिस्टर्ड डॉक्टर के सलाह से यह गर्भपात कराया जा सकता है।
विधेयक में संशोधन के बाद अब यह प्रावधान किया गया है, जो नया संशोधन विधेयक आया है इसमें यह प्रावधान किया गया है कि एक डॉक्टर की सलाह की ज़रूरत होगी 20 सप्ताह तक के गर्भपात कराने के लिए। यानी जो 20 सप्ताह के गर्भपात के लिए 2 रजिस्टर्ड डॉक्टर की ज़रूरत होती थी, अब 20 सप्ताह के गर्भपात के लिए एक ही डॉक्टर की ज़रूरत होगी, एक डॉक्टर के सजेशन की ज़रूरत होगी। ठीक है, यानी इसको और ज़्यादा इजी बनाया गया है। ठीक है, जबकि कुछ विशेष श्रेणी वाली महिलाओं के गर्भ के संदर्भ में जिनका गर्भपात अगर 20 से 24 सप्ताह का केस आ जाता है, जो विशेष श्रेणी या विशेष कंडीशन का वो है कि कोई प्रॉब्लम आ गया, बच्चे या माता के लाइफ को लेके कुछ दिक्कत आ जाए, इस तरह के प्रॉब्लम भी आते हैं, तो उस कंडीशन में जो 20 से 24 सप्ताह के मामले हैं वो 2 डॉक्टरों के सजेशंस पे इस तरह का गर्भपात कराया जा सकता है। यह इस विधेयक में दिया गया है। यानी माता के या जो प्रेग्नेंट महिला है उसके लाइफ और उसके हेल्थ को प्रायोरिटी दी गई है कि अगर विशेष कंडीशन में जहां माँ के या जो गर्भवती महिला है उसके हेल्थ या उसके लाइफ इंडेंजर्स कंडीशन में आते हैं, तब इस तरह के प्रोविज़न कि 20 से 24 सप्ताह के गर्भ को भी गर्भपात कराया जा सकता है, बट उसके लिए 2 डॉक्टर के सजेशन आवश्यकता होगी। इस विधेयक में राज्य स्तर के मेडिकल बोर्ड के गठन का प्रावधान किया गया है, जो यह निर्णय लेगा कि यदि भ्रूण में किसी तरह की कोई विशिष्ट विरूपता है या विसंगति है तो 24 सप्ताह के बाद भी गर्भपात कराया जा सकता है। ठीक है, यानी मेडिकल बोर्ड का गठन का प्रावधान राज्यों के द्वारा किया जा सकता है अगर यह मेडिकल तरीके से यह निर्धारित हो जाए कि गर्भपात में कोई दिक्कत आ रही है, कोई विशिष्ट तरह की विरूपता आ रही है, तो इस मेडिकल बोर्ड के माध्यम से उसका जांच की जा सकती है और 24 सप्ताह के बाद भी उसका गर्भपात कराया जा सकता है। यानी किसी भी कंडीशन में माँ यानी गर्भवती महिला के हेल्थ और उसके लाइफ को सिक्योर करने की कोशिश की गई है और इसको तर्कसंगत और वैज्ञानिक बनाने की कोशिश, समय की ज़रूरतों, नए नए रिसर्च, इस सब को ध्यान में रखते हुए इस तरह के संशोधन किए गए हैं। मेडिकल बोर्ड में जो बनाया जाएगा इसमें भी एक स्त्री रोग विशेषज्ञ होंगे जो महिलाओं के हेल्थ, गर्भवती महिला के जांच से जुड़ा हुआ कोई भी मामला देख सकते हैं। एक बाल या चाइल्ड स्पेशलिस्ट होंगे, बाल रोग विशेषज्ञ, एक रेडियोलॉजिस्ट या सोनोलॉजिस्ट होंगे, या राज्य सरकार के द्वारा कोई भी अधिसूचित सदस्य हो सकता है। यह जो विधेयक है वो चिकित्सीय गर्भपात अधिनियम 1971 यानी इससे पहले जो इससे जुड़ा हुआ जो अधिनियम है जिसमें यह संशोधन किया गया वो 1971 में चिकित्सीय गर्भपात अधिनियम बनाया गया था, उसी में संशोधन करके यह विधेयक 2020 लाया गया। इसमें इतने सारे अमेंडमेंट किए गए, तो आपको इसको ध्यान रखना है। इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं क्योंकि पीसीएस लगातार अब दिन पर दिन टफ होता जा रहा है। इस तरह के प्रश्न बनाए जा रहे हैं। अब फैक्चुअल बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं। इस तरह के एग्जाम्स में अब यूपीएससी को बहुत सारे पीसीएस फॉलो करने लगे हैं, तो इस तरह के प्रश्न बनाए जाने लगे हैं। आप यूपीएससी के भी प्रश्न उठा कर देखें तो आपको ये सारी चीज़ें पता चलने लगेगी कि हाँ इस तरह के बदलाव किए जा रहे हैं लगातार। आप बिहार के पेपर भी उठा कर देख सकते हैं। तो हम अलग अलग पीसीएस के पेपर को भी एनालाइज करते हुए इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं ताकि आपसे इस पर कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो आप इसमें किसी भी तरह का कन्फ्यूजन या गलती ना करें। ठीक है, अगला टॉपिक जो है उस पर हम बात करते हैं। तो अगला जो टॉपिक है वो है डिजिटल यूनिवर्सिटी का। भारत का पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। भारत के पहले डिजिटल यूनिवर्सिटी जो है वो केरल में स्थापित की जाए। केरल में भारत का पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी जो है वो स्थापित की गई है। यह फरवरी के महीने में
ठीक है। केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, ये याद रखिएगा, क्योंकि पॉलिटी में कई बार 3-4 स्टेट का नाम और उनके राज्यपाल का नाम देकर कहता है कि मैच करिए। तो ये मैंने कई बार इससे पहले भी जब मैं चुनावों के बारे में, विधानसभा के चुनाव के बारे में पढ़ा रहा था, तो मैंने बंगाल, असम, पुदुचेरी, केरल और तमिलनाडु के राज्यपाल के बारे में, उनके नाम के बारे में बताया था। तो वो चीज़ें भी वहाँ से आप नोट डाउन करते रहिएगा। जो भी नया राज्यपाल या मुख्यमंत्री या किसी भी नाम का उल्लेख हो तो आप उसको अलग से याद करते रहिए, ताकि कई बार इस तरह का मैच करने वाले प्रश्न पूछे जाते हैं और उसमें कन्फ्यूजन होता है। ठीक है। तो जो केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, आरिफ मोहम्मद खान ने केरल यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंसेस, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी नामक भारत के पहले डिजिटल यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया, यानी KUDSIT। ठीक है। केरल, के से केरल, यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंसेस, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है। यह पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी है जो केरल में वहाँ के राज्यपाल के द्वारा इसका उद्घाटन किया। इस विश्वविद्यालय की स्थापना केरल की टेक्नो सिटी तिरुवनंतपुरम के पास मंगलपुरम में की गई है, यानी तिरुवनंतपुरम जो वहाँ की राजधानी है, वहीं पे एक टेक्नो सिटी है। टेक्नो सिटी है। इसी टेक्नो सिटी में एक जगह है मंगलपुरम। इसी मंगलपुरम में इस डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है, जो कि लगभग इसका जो कैंपस होगा ये 10 एकड़ का होगा। एकड़ का कैंपस इस डिजिटल यूनिवर्सिटी का बनाया गया। ठीक है। और यह यूनिवर्सिटी जो है बड़े लेवल पे रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है, यानी 12,000 आवासीय स्कॉलर या प्रौद्योगिकी संबंधी जो शिक्षार्थी हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनको यहाँ शिक्षा प्रदान की गई, यानी यह 12,000 स्टूडेंट्स के लिए आवासीय होगी, यानी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जिसमें 12,000 बच्चे वहाँ हॉस्टल में रह के पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है। यह केरल जो डिजिटल साइंसेज, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के जो चांसलर होंगे वो यहाँ के राज्यपाल होंगे। चांसलर कौन होगा? चांसलर जो होंगे वो यहाँ के राज्यपाल होंगे। ठीक है। तो हमें ये याद रखना है कि पहला डिजिटल जो यूनिवर्सिटी है वो केरल में स्थापित की गई। इसका नाम क्या है? केरल यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंसेस, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है। यह कहाँ? तिरुवनंतपुरम के टेक्नो सिटी के मंगलपुर में इसको डेवलप किया गया है। 10 एकड़ का कैंपस होगा इसका, और इसमें लगभग 12,000 लोग, बच्चे या स्टूडेंट्स या टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए लोग यहाँ शिक्षा पा सकते हैं, जो आवासीय रह सकते हैं। ठीक है। और इसके जो राज्यपाल होंगे वो कौन होंगे? वहाँ के राज्यपाल होंगे, वो यहाँ के चांसलर होंगे। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला जो टॉपिक है वो टॉपिक किससे जुड़ा हुआ है? यह QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग से जुड़ा। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग से जुड़ा हुआ है। आइए इसको देख लेते हैं। इस पे प्रश्न पूछे गए हैं पहले के PCS एग्जाम में, क्योंकि हर साल ये रैंकिंग जारी होती है, तो इसीलिए इसको देख लेते हैं। इस पे प्रश्न आते रहे हैं। तो यह जो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, यह 2021 की रैंकिंग है। ठीक है। इस रैंकिंग में दुनिया के टॉप 100, दुनिया के टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में इंडिया का 12, ठीक है, इंडिया के 12 इंडियन यूनिवर्सिटी को शामिल किया गया है। ठीक है। यानी 12 इंडियन यूनिवर्सिटी जो है, या 12
इंडियन संस्थान या इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट ने इसमें स्थान बनाया है। और यह वर्ल्ड लेवल पर रैंकिंग जारी किया गया है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, जिसमें टॉप 100 में 12 संस्थानों ने, इंडियन यूनिवर्सिटी या संस्थानों ने पोजीशंस पाए हैं। यानी प्रश्न इस पे सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप 100 में कितने भारतीय संस्थान शामिल हुए हैं। तो वो 12 संस्थान कौन कौन है, 12 संस्थान कौन कौन है ये देख लेते हैं। आईआईटी बॉम्बे है, आईआईटी दिल्ली है, आईआईटी बम्बई है, मुंबई कह सकते हैं, दिल्ली, ये सब आईआईटी दिल्ली है। आईआईटी मद्रास है, खड़गपुर है, आईएससी मद्रास या चेन्नई, खड़गपुर, ठीक है। आईएससी जो बेंगलोर में है वो इसमें शामिल है, आईएससी बेंगलुरु भी इसमें शामिल है, ठीक है। आईआईटी गुवाहाटी है, आईआईएम अहमदाबाद है, जेएनयू है, और अन्ना यूनिवर्सिटी भी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी भी है, ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी भी शामिल है। इसमें 12 यूनिवर्सिटी शामिल है। तो ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर अगला जो अगर हम देखें जो महत्वपूर्ण बिंदु है इसके, जिस पे सवाल पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है, उस पर हम बात कर लेते हैं। तो पहला चीज़ है कि पेट्रोलियम और इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट के लिए जो सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटी है इंडिया की, वो है इंस्टीट्यूट है, वो है आईआईटी मद्रास। इसके लिए पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है। और इस विषय के लिए विश्व में 30वां रैंकिंग रखता है पूरे विश्व में। अगर खनिज और खनन इंजीनियरिंग की बात करें तो उसके लिए आईआईटी बम्बई है, आईआईटी बम्बई। इसके लिए खनन और खनिज की बात, खनिज से जुड़े हुए इंजीनियरिंग की पढ़ाई, पेट्रोलियम से जुड़े हुए इंजीनियरिंग की पढ़ाई में आईआईटी मद्रास टॉप पे है। खनन और खनिज और खनन इंजीनियरिंग से जुड़े हुए में आईआईटी बॉम्बे टॉप पे है। और अगर ये देखें कि टॉप 100 में जो रैंकिंग इन लोग को मिली है, तो इसको 30वां रैंक मिला है और इसको 41वां रैंक मिला, ठीक है। आईआईटी खड़गपुर को, आईआईटी ये किसका था, ये था बॉम्बे। आईआईटी खड़गपुर को 44वां रैंक मिला। तो ये 12 जो अलग यूनिवर्सिटी है उसको अलग अलग स्पेशलाइजेशन के लिए इसमें शामिल किया गया है टॉप। अगर प्राकृतिक विज्ञान की बात करें तो प्राकृतिक विज्ञान की श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को 92 रैंक मिला है। प्राकृतिक विज्ञान सब्जेक्ट की श्रेणी में आईएससी बेंगलुरु को 92वां रैंक मिला है। तो इसी तरह से अगर हम लाइफ साइंसेज और चिकित्सा श्रेणी में देखें तो एम्स को टॉप रैंकिंग मिला है। एम्स, इंडिया का एम्स जो है इंडिया में टॉप रैंकिंग पे, ठीक है। और वहाँ इसको जो है 248वां रैंक दिया गया है। इसी तरह से हम देखें तो टॉप 12 में, टॉप 100 में 12 है। इसके अलावा भी बहुत सारे यूनिवर्सिटी है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है 208 रैंक मिला है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है कला और मानविकी के क्षेत्र में, यानी आर्ट एंड ह्यूमैनिटी के क्षेत्र में। जेएनयू को जो है 159 रैंक मिला है इसके फील्ड में, आर्ट एंड ह्यूमैनिटी के फील्ड में। वैसे ही सामाजिक सोशल साइंस और मैनेजमेंट के फील्ड में दिल्ली यूनिवर्सिटी को 208 रैंक मिला है। डीयू को 208 रैंक किसके फील्ड में मिला है, सोशल साइंस एंड मैनेजमेंट के फील्ड में। तो इस तरह से अलग अलग कैटेगरी में भी अलग अलग यूनिवर्सिटी को रैंक दिया गया है। तो ये प्रश्न इस पे बन सकते हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है
इस तरह के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं और इसी में कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि ये रैंकिंग जो है ना आपको कन्फ्यूज करता है बार बार। तो इसको ध्यान रखना है, इस पर जो भी प्रश्न पूछे जाए आपको इसका प्रश्न ध्यान से पढ़ना है और जवाब देना है, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं बंद करते हैं, और अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा है तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए। अगर इससे जुड़ा हुआ कोई प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई नए टॉपिक के बारे में पढ़ना है तो आप उस टॉपिक को कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, हम उस टॉपिक को भी अपने करंट अफेयर्स की क्लास में इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।